Hello dear student, this is the third chapter of history, the Delhi Sultans. In this chapter, we will discuss about the sultans who made the Delhi as their capital. इस चैप्टर में हम उन सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया. The period from 1206 CE to 1526 CE is known as the period of Delhi Sultanate in India. 1206 से लेकर 1526 CE का जो टाइम था उसे इंडिया में दिल्ली सल्तनत कहा जाता है. It is was called so since the ruler who ruled during this time called themselves sultans. ऐसा इसलिए था क्योंकि इस टाइम पर जितने भी रूलर्स हुए वो अपने आप को सुल्तान्स कहलाते थे. The another word for king, ये एक इसका मतलब जो होता है सुल्तान्स का मतलब पर्शियन लैंग्वेज का ये शब्द है और इसका मतलब होता है राजा. तो सुल्तान का मतलब होता है राजा एंड सल्तनत मीन्स किंगडम, द एरिया और अ कंट्री रूल्ड बाय अ क्वीन और अ किंग. कोई भी एरिया या कोई भी कंट्री जहाँ पर कोई राजा या रानी रूल करता है दैट एरिया इज़ नोन एज किंगडम और पर्शियन में उसे सल्तनत कहते हैं. So let's start the chapter. In chapter 2 we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdom. Chapter 2 में हमने पढ़ा था कि कावेरी डेल्टा का जो एरिया था वो एक बहुत बड़ा किंगडम था. एंड विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर देयर, और कौन सी डायनेस्टी वहाँ पर रूल कर रही थी? चोला डायनेस्टी. डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल. और हमने वहाँ नोटिस भी किया था कि किसी भी राजा ने दिल्ली को एज अ कैपिटल डिक्लेयर नहीं किया था. दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th century. जब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा तो हमने 11th century की बात की थी और ऐसा इसीलिए था, दिल्ली को एज अ कैपिटल इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना था, एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी थी 12th century में. Take a look at table 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chahmanas. चौहान्स जिन्हें चहमनाज भी कहा जाता है. तो तोमर्स ऐसे राजपूत थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिल्ली को एज अ कैपिटल बनाया अपना. उसके बाद 12th century में चौहान्स आए जो कि अजमेर से बिलोंग करते थे. उन्होंने तोमर्स राजपूत को हराया और दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाए रखा. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Commercial का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड. तो तोमर्स और चौहान्स के टाइम पर ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बना था. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. बहुत से जो जैन मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, यहाँ पर आए और यहीं पर रहने लगे एंड दे कंस्ट्रक्टेड मैनी टेम्पल्स. और उन्होंने बहुत से टेम्पल्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए. कॉइन्स मिंटेड हेयर, कॉइन्स भी यहाँ पर मिंट किए जाते थे. मिंट का मतलब होता है ढालना. जब किसी मेटल से कॉइन्स बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, तो बनाने को तब कहते हैं मिंटेड. तो यहाँ पर कॉइन्स भी मिंट किए जाते थे, कॉइन्स भी बनाए जाते थे. कॉल दहलीवाल, जिन्हें दहलीवाल कहा जाता था, हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता था. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th century. दिल्ली चेंज होने लगा, कैपिटल में चेंज हुआ, दैट कंट्रोल वास्ट एरिया, और उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली से उसके आसपास का जो बहुत बड़ा एरिया था उन्हें भी जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और एक बहुत बड़ा एरिया दिल्ली से कंट्रोल किया जाता था. और ऐसा शुरू हुआ 13th century से जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में. टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन. द आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत. 5 ऐसी डायनेस्टीज हुई जिन्होंने लगातार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाए रखा. उसमें सबसे पहले है अर्ली टर्किश रूलर
These rulers belong to a slave dynasty. ये जो रूलर्स हैं ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. स्लेव डायनेस्टी इसीलिए कहा जाता है, स्लेव का मतलब होता है गुलाम. मोहम्मद गौरी हु वॉज द इन्वेडर ऑफ सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया का इन्वेडर था, एंड व्हेन ही इन्वेडेड इंडिया, जब वो इंडिया में उसने इन्वेड किया, आक्रमण किया, तो फिर वो जितने भी एरिया, जितनी भी टेरिटरी उसने कैप्चर की थी, कॉन्कर की थी, जीती थी, उन एरिया में अपने स्लेव्स को एज अ गवर्नर अपॉइंट करके अपने देश वापस चला गया. और जब 1206 में वो मरा, उसके मरने के बाद जो इसके गवर्नर थे, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ फ्री किंग. उन्होंने अपने आप को एक फ्री किंग घोषित किया. और क्योंकि ये स्लेव्स थे इसीलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है. और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फर्स्ट किंग था स्लेव डायनेस्टी का, जिसने स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी इंडिया में, उसके बाद जितने भी राजा हुए वो स्लेव ही थे. शमशुद्दीन इल्तुतमिश ये भी स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का. उसके बाद रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी. गयासुद्दीन बलबन भी स्लेव था. तो इसीलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है. आफ्टर दैट खलजी डायनेस्टी रूल्ड इन दिल्ली. आफ्टर दैट तुगलक्स डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी, एंड लास्ट वन ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज द लोधी डायनेस्टी. दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी थी वो लोधी डायनेस्टी थी, हु वॉज डिफीटेड बाय मुगल्स, जो कि मुगल्स के थ्रू डिफीट किए गए थे. एंड आफ्टर डिफीटेड बाय द मुगल्स, मुगल डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड. लोधी डायनेस्टी को हराने के बाद मुगल्स ने यहाँ पर मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. दिल्ली जो एरिया है जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, उस एरिया में बहुत से स्मॉल सिटीज़ बनाई गई थी बाय द दिल्ली सुल्तान्स, सच एज जहांपना, दिल्ली एकूना, सीरी. ये सारी सिटीज़ हैं दिल्ली की, जिसे आज कलेक्टिवली दिल्ली कहा जाता है. Now we will talk about the sources from where we know about the दिल्ली सुल्तान्स. अब हम उन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चलता है. Although inscriptions, coins and architecture provided a lot of information, especially valuable are histories, Tariq Tariq written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. Inscription, coins, architecture ये बहुत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं, हिस्टोरियंस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. लेकिन जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनके बारे में हमें उस टाइम पर जो तारीख या त्वारीख, जिसे प्लूरल में त्वारीख कहते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में जिसे लिखा जाता था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है अ वे ऑफ रूलिंग. रूल किस तरीके से किया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है, मतलब शासन करना. द ऑथर ऑफ त्वारीख वो लर्न मैन. जो ऑथर थे त्वारीख के वो लर्न मैन हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, जैसे कि सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कोर्टियर्स. कोर्टियर्स मीन द ऑफिशियल्स ऑफ द किंग. राजा के जो ऑफिशियल्स होते थे उन्हें कोर्टियर्स कहा जाता था. who both recounted event and advised ruler on the governance, emphasizing the importance of just rule. और मोस्टली ये क्या करते थे, इवेंट्स के बारे में लिखते थे, किसी भी इवेंट्स के बारे में लिखते थे और राजा को एडवाइस दिया करते थे अबाउट द गवर्नेंस, emphasizing the importance of just rule. द सर्कल ऑफ जस्टिस. सर्कल ऑफ जस्टिस का क्या मतलब है? फ़क्र ए मुदब्बिर रोट इन द 13th century. फ़क्र ए मुदब्बिर ने 13th सेंचुरी में लिखा है कि सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है. अ किंग, ये एक सर्कल है, जैसे कि एक राजा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर. राजा सोल्जर्स के बगैर नहीं रह सकता. एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज.
और जो सोल्जर्स है वो सैलरी के बगैर नहीं, तनख्वाह के बगैर नहीं रह सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीसेंट्स, और सैलरी कहाँ से आती थी? पीसेंट से आती थी। बट पीसेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरस एंड हैप्पी, और पीसेंट्स तभी रेवेन्यू पे कर सकते थे। रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि टैक्स, एक तरीके का टैक्स। तो ये पीसेंट्स रेवेन्यू तभी पे कर सकते थे जब वो प्रोस्पेरस हो, जब उनके पास पैसा हो और खुश हो। और वो खुश या प्रोस्पेरस कब होंगे? दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस, ये तभी होगा जब राजा जस्टिस, न्याय करे, एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस और शासन ऑनेस्टली करे, ईमानदारी के साथ करे। तो इसी को ही सर्कल ऑफ जस्टिस कहा गया। जब हर किसी के साथ जस्टिस होगा और राजा जब जस्टिस करेगा, न्याय देगा, ऑनेस्टली शासन करेगा, तभी सभी लोग, राजा जो कि सोल्जर्स पर सर्वाइव करता है, डिपेंडेंट होता है, और सोल्जर्स पीसेंट्स के थ्रू दिए जाने वाले रेवेन्यू पर सर्वाइव करते हैं, और पीसेंट्स तभी सर्वाइव करते हैं जब उन्हें न्याय मिलता है और वो खुश होते हैं। तो इस तरीके से ये सर्कल ऑफ जस्टिस हुआ, जिसमें सभी लोग राजा से लेकर पीसेंट्स तक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड अबाउट द ऑथर ऑफ त्वारिख। हमें त्वारिख के जो ऑथर थे, ऑथर मीन्स राइटर, उनके बारे में कुछ डिटेल ध्यान में रखनी है। सच एज द ऑथर ऑफ त्वारिख लिव्ड इन सिटीज़, मोस्टली इन दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। ये हार्डली किसी विलेज से बिलोंग करते थे और मोस्टली ये दिल्ली में रहते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, और ये जो हिस्ट्रीज लिखा करते थे अबाउट द सुल्तान्स, वो इस होप में लिखा करते थे कि इसके बदले उन्हें बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अच्छी पोस्ट मिलेगी, या बहुत ज़्यादा जो धन होता था, जो पैसा होता था, वो मिलेगी। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. और जो थर्ड काम होता था इनका, that was to advise the ruler to preserve the social rules. जो ऑथर होते थे वो एडवाइस भी किया करते थे रूलर्स को, इसीलिए एडवाइस करते थे कि जो समाज के रूल हैं, जो सामाजिक नियम है, सोशल ऑर्डर है, वो प्रिजर्व रहे। सच एज बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। बर्थ राइट, जैसे एक कोई पोस्ट में कोई एक इंसान है तो उसके आगे आने वाली जनरेशन को भी वही पोस्ट मिले, उसे बर्थ राइट कहते हैं। ऐसे राइट जो जन्म से किसी को मिलते हैं। और जेंडर डिस्टिंक्शन मीन्स द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो मैन और वुमेन के बीच में होता है। तो इस तरीके के सोशल ऑर्डर को जो ये ऑथर्स होते थे त्वारिख के, वो इस तरीके के सोशल ऑर्डर्स को प्रिजर्व रखना चाहते थे। एंड देयरफॉर दे ऑलवेज एडवाइज द रूलर टू प्रिजर्व सच सोशल रूल्स। तो इसीलिए हमेशा जो ऑथर्स होते थे वो राजा को एडवाइस देते थे इस तरीके के सोशल रूल्स को प्रिजर्व रखने के लिए। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, लेकिन जो इनके आइडियाज़ होते थे वो सभी फॉलो नहीं करते थे। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। 1236 में इस तरीके का जो सोशल नियम था वो ब्रेक हुआ और इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाया दिल्ली का। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज-ए-सिराज। Chronicler means a writer, a person who writes about account of important events. जो कोई अकाउंट लिखता है, किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में लिखता है, उसे क्रॉनिकलर कहा जाता है। और मिनहाज-ए-सिराज उस टाइम पर एक ऐसे राइटर थे जिनकी एक फेमस बुक तबकात-ए-नासिरी थी, और उन्होंने रजिया के बारे में लिखा। Recognized that she was more able and qualified than all her brothers. इन्होंने रजिया के जितने भी भाई थे उनसे कंपेयर करके रजिया को ज़्यादा क्वालिफाइड और एबल माना। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन वो खुश नहीं थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे कि एक जो रूलर है वो एक लड़की बने।
Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. Nobles were the group of learned men who advised the ruler about justice. Nobles एक ऐसा ग्रुप होता था विद्वानों का जो राजा को एडवाइस देते थे न्याय से रिलेटेड। और जो ये नोबल्स का ग्रुप था ये भी खुश नहीं था। Therefore she was removed from the throne in 1240 और इसीलिए 1240 में उसे राजा के पद से हटा दिया गया।